Ace of Pentacles. I have very strong yes card. It's a very powerful card of tarot. कुंडली या टैरो कार्ड? स्पेसिफिक जवाब चाहिए तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कुंडली एंड टैरो. ज्योतिष की भविष्यवाणी सुनना भी भाग्य में होना चाहिए. देखिए कलयुग है, कलयुग में राहु ही एक्टिव है हर जगह. आपके भाग्य में बहुत बुरा होने वाला होता है और वो होना ही है. राहु का ही काम माया चलती है हर जगह. ये प्लैनेट्स जो होते हैं सारे नेगेटिव नहीं होते हैं. ये शनि की 7.5 क्या होती है? एस्ट्रोलॉजी में बहुत मिथ्स भी हैं कि शनि की 7.5 हमेशा खराब होती है. ऐसे ऐसे लोग जो आपके अपने हैं उनका रियल फेस देखने को मिलेगा शनि की 7.5 में. प्रधानमंत्री मोदी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब वो सत्ता में आए उनकी 7.5 ही चल रही थी उस टाइम. बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर तो नौकरी रहे हैं, परेशान हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं. क्या टैरो के थ्रू ये पता चल सकता है कि उन्हें बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं? टैरो तो आपको डेफिनेटली बता ही देगा कि ये पर्टिकुलर बिजनेस आपके लिए रिस्की है या आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा है, ग्रोथ देगा या नहीं देगा, ये पता चल जाता है. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया का एस्ट्रो पॉडकास्ट आप देख रहे हैं. मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी. जीवन में कोई भी दुविधा है, परेशानी है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये सारी आपकी जो समस्या है इस एक पॉडकास्ट के बाद दूर होने वाली है. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मशहूर ज्योतिषाचार्य, टैरो कार्ड रीडर पूजा भाटिया जी. बहुत स्वागत है पूजा आपका. जी नमस्कार. और पूजा आपको अपने इसी टैरो कार्ड के जरिए ये बताने वाली हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत अगर है, शादी नहीं हो पा रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो उसका सटीक समय क्या रहने वाला है. हम शुरुआत करें पूजा पॉडकास्ट के जरिए, आपके टैरो को भी हम समझें, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ज्योतिष को समझ लेते हैं. जी बिल्कुल. अमूमन मैंने सुना है लोग कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान है, कैसे संभव है? जी बिल्कुल. देखिए ज्योतिष 100% विज्ञान है क्योंकि इसके पीछे एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त है कि जितना हमारे सौरमंडल में ग्रह नक्षत्र हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, प्लैनेट्स हैं, इनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता है. अब हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अर्थ पर हैं और हमारे आसपास सारे प्लैनेट्स उस अर्थ को प्रभावित कर रहे हैं. जैसे अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं तो सोलर सिस्टम में सन के आसपास सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, राइट. इसी तरीके से हर प्लैनेट हमारी लाइफ में हम पे इम्पैक्ट करता है. इसका रीज़न ये है कि आप जिस डेट पे पैदा हुए, जिस टाइम पे पैदा हुए, जिस जगह पे पैदा हुए, उस जगह का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बहुत मैटर करता है. उसके हिसाब से उस टाइम का एक फ्रोज़न, आप कहते हैं ना कि एक नक्शा बन जाता है जो आपको हॉरोस्कोप कहते हैं, जिसे हम कुंडली कहते हैं. वो कुंडली आपका कंबाइंड विद योर पास्ट लाइफ कर्मास आपका एक तरह से एक पूरी लाइफ का एक गाइडिंग पाथ बन जाता है, जिसके बेसिस पे आपके लाइफ के इवेंट्स होते हैं. तो डेफिनेटली इट्स अ परफेक्ट साइंस क्योंकि हर प्लैनेट हर डिग्री, मिनट और सेकंड्स के हिसाब से हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है. तो मतलब असर होना है, ज़रूर होना है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्योतिष नहीं मानते हैं. उनका ये कहना है कर्म सब कुछ होता है. जी. भाग्य को हम नहीं मानते, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा. तो इसे ज्योतिष किस नजरिए से देखता है? जी देखिए, ज्योतिष में कर्मों का तो बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है क्योंकि हम कहते हैं कि कर्मों से आप बहुत कुछ चीज़ें बदल सकते हैं. जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास्ट लाइफ कर्मास हमारी प्रेजेंट लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, उसी तरीके से एक फ्री विल जोन हर इंसान को मिलता है अपने पास्ट लाइफ कर्मास को रेक्टिफाई करने का, जिसे हम कहते हैं कार्मिक थ्योरी के हिसाब से कि दिस इज़ अ फ्री विल जोन. आप अपने कर्म अच्छे कीजिए, आप अपने नेगेटिव कर्मा को आप पॉजिटिव कर सकते हैं. डेफिनेटली देखिए, आप ज्योतिष को माने या ना माने, लेकिन कर्मा थ्योरी इज़ ऑलवेज देयर. ठीक है, आप अच्छे कर्म करेंगे आपको अच्छा फल मिलेगा. और ये आपने प्रैक्टिकली भी लाइफ में देखा ही होगा कि जितना आप अच्छा करते जाएंगे आपके साथ अच्छा होता ही है, बिकॉज इट कम बैक्स टू यू इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. सो डेफिनेटली कर्मा पैटर्न इट हेल्प्स अ लॉट एंड इट्स एक्चुअली देयर. तो मतलब अच्छे कर्म करने पे इस जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा, फिर आप कह रही हैं क्योंकि पिछले जन्म का तो होता ही है. हाँ. कुछ ना कुछ असर, तो हम उसी के साथ साथ अपना जो अगला जन्म है उसे भी सुधार रहे हैं. बिल्कुल, अपना अगला जन्म भी सुधार रहे हैं क्योंकि आप इस लाइफ में जो कर्मा करेंगे वो इस लाइफ को अफेक्ट करेगा, प्लस आपकी नेक्स्ट लाइफ को भी अफेक्ट करता है. तो मतलब सीधी सी बात है कि ज्योतिष इसी के जरिए हमें ये समझाता है कि हमेशा अच्छे बने रहो, भले मानुष बने रहो. यही बात है. बिल्कुल. गुड कर्मास करने चाहिए हमेशा. किसी का आप बुरा मत कीजिए, किसी के साथ कुछ गलत मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे हो सकता है इस टाइम पे आपको उसका बेनिफिट मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा, आइदर इन दिस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ. अच्छा, एक चीज मैं व्यूवर्स को बताऊं
पॉडकास्ट शुरू करने के पहले पूजा जी से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे यही बताया कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो अपने मन में कोई भी एक सवाल सोच लें। आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी टेंशन है या जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो एक सवाल अपने मन में आप सोच लीजिए। अभी बस कुछ ही देर के बाद पूजा अपने टैरो कार्ड के जरिए उसका जवाब आपको देने वाली है। तो ये कैसे होता है पूजा? मतलब अलग अलग शहरों में बैठे हमारे व्यूवर्स हैं, वो अलग अलग सवाल सोचेंगे। शायद कोई सोचेगा मेरी शादी कब हो जाए, किसी को प्रमोशन का रहेगा कि 2 साल 3 साल हो गए। तो मतलब अलग अलग सवाल जवाब आप एक साथ कैसे दे देंगी? जवाब एक साथ देखिए टैरो के माध्यम से मैं दूंगी, क्योंकि आप क्वेश्चन चाहे अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम की प्लानिटरी पोजीशंस आपको क्या फेवर कर रही हैं ये हमारे कार्ड्स बताएंगे। और डेफिनेटली एक ही अलग अलग तरह के सवालों का क्योंकि जिस तरह से 78 कार्ड्स होते हैं, हर कार्ड का अलग अलग मीनिंग होता है और हर सिचुएशन में उस मीनिंग को हम चेंज कर सकते हैं। रीज़न अगर एक ही कार्ड है उसमें आप शादी का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उसी कार्ड से आप प्रमोशन का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हेल्थ का भी क्वेश्चन कर सकते हैं और टैरो उसी के हिसाब से आपको जवाब देगा। सो मैं यहाँ पे एक जनरल आपको आंसर दूंगी, स्पेसिफिक आंसर नहीं मिल पाएगा, बट हाँ एक जनरल आंसर मिल पाएगा आपको। तो जनरल आंसर के लिए मैंने तो मेरा सवाल सोच लिया है कि मुझे क्या पूछना है। तो पूजा जी पहला हम जो सवाल रखेंगे वो हाँ ना वाला रख लेते हैं। मतलब आप अपने मन में एक कोई सवाल सोच लो कि 24 चल रहा है सपोज, तो 24 में प्रमोशन होने वाला है या नहीं, 24 में बच्चा होने वाला है या नहीं, शादी होने वाली है या नहीं। अब ये हाँ या ना वाला जो जवाब है वो आपको पूजा भाटिया अब बताने वाली हैं। हम थोड़ा सा और वेट करते हैं, मुझे लगता है ना कुछ लोगों को अगर और समय चाहिए सोचने के लिए, वो ठीक ढंग से सवाल अपना सोच लें। ज्योतिष क्या है, कैसे विज्ञान है, ये हमने बात कर ली। टैरो कार्ड कैसे विज्ञान हो सकता है? देखो टैरो कार्ड एक तरह से देखा जाए ना तो टैरो भी एक तरह की मोडालिटी है। जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी एक मोडालिटी है प्रेडिक्शंस के लिए, न्यूमरोलॉजी भी एक मोडालिटी है, पामिस्ट्री से हम हस्तरेखा से देखते हैं, इस तरह से टैरो से हम कार्ड से देख के प्रेडिक्शंस करते हैं। और ये हमारे अगर हिस्टोरिकली देखें तो तरुण विद्या इंडिया में बहुत प्राचीन विद्या मानी जाती है। आपने देखा होगा कि रोड साइड पे तोते बैठे होते हैं, वो पिंजरे से निकलता है, कार्ड पिक करता है, राइट। तो ये तरुण विद्या का ही पार्ट है। और वैसे भी टैरो का ओरिजिन हम थोड़ा सा वेस्टर्नाइज कर देते हैं कि इजिप्ट में इसका ओरिजिनेशन हुआ था। और वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे गीता है और अलग तरह के वेद पुराण हैं, उनमें जिंदगी के रहस्य छुपे हैं। गीता के 18 अध्याय में जिंदगी के रहस्य छुपे हैं। इसी तरह इजिप्शियन के जो चर्चेस थे वहाँ पे भी कुछ एंशिएंट बुक्स थी जो वहाँ के प्रीस्ट ने लिखी थी। उन बुक्स को आपने कोड किया है इन द फॉर्म ऑफ टैरो। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है एक तरह से उन बुक्स का। और उसमें 78 कार्ड्स में आपने लाइफ की पूरी सोल जर्नी को इसमें एलैबोरेट किया है कि किस तरह से एक सोल अलग अलग लेवल्स पे जाती है और किस तरह से अलग अलग जर्नी में अलग अलग एक्सपीरियंसेस करती है। तो आप समझिए कि इस तरह से हमारे 78 कार्ड्स बने हैं और हर कार्ड का अपना एक अलग मीनिंग होता है। इसमें पॉजिटिव कार्ड्स भी होते हैं, इसमें नेगेटिव कार्ड्स भी होते हैं, इसमें मिक्स कार्ड्स भी होते हैं। तो ये मतलब एक कंप्लीट सोर्स है जिसके थ्रू हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। चलिए, तो इतना तो मुझे लगता है बहुत समय है, हमारे व्यूवर्स ने अब तक सोच लिया होगा उनका जो सवाल है, तो जवाब अब बता देते हैं। जी बिल्कुल, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप सोच लीजिए माइंड में, आंसर येस या नो है वो उसके बारे में हम देखते हैं। सो आंख बंद करके एक बार अपना क्वेश्चन सोच लीजिए अच्छे से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग येस है। अगर आप प्रमोशन का आपका क्वेश्चन है तो आपकी प्रमोशन लास्ट क्वार्टर तक होती हुई मुझे दिख रही है इस साल के, आइदर लास्ट क्वार्टर और जनवरी तक मैक्सिमम हो जाएगी। अगर आपका शादी का क्वेश्चन है तो शादी भी आपकी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग येस कार्ड, इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड ऑफ टैरो। तो डेफिनेटली आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर येस है। तो ये अगर मैं इसको इस लिहाज से यहाँ पर समझने की कोशिश करूँ पूजा जी, कि फिर वही लोग शायद अभी देख भी रहे होंगे जिनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही भाग्य होता है। बिल्कुल ऐसे ही भाग्य होता है। देखिए हमारे ज्योतिष में ये कहा जाता है कि ज्योतिष का जो है ना कंसल्टेशन लेना, ज्योतिष की भविष्यवाणी सुनना भी भाग्य में होना चाहिए, तभी आप उनकी कंसल्टेशन ले पाओगे। क्योंकि कई बार होता है कि आपके भाग्य में बहुत बुरा होने वाला होता है और वो होना ही है, आप चाह के भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट नहीं कर पाएंगे। कभी एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल नहीं होगा, कभी आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आप बात ही नहीं कर पाओगे। ये होता है, ये हमने पढ़ा है और हमें बताया भी गया है
कि अगर आप ये तो उस बात का जवाब हो गया कि मैं इनफैक्ट ये सवाल भी आपसे पूछने वाली थी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि जो होना है हमारे भाग्य में वो तो होकर रहेगा, हम ज्योतिषी के पास क्यों जाएं, उसके एक उपाय से हमारा जीवन कैसे बदल जाएगा। जी, तो आपकी बात तो ये उसी का जवाब है कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होगा तभी उस उपाय तक तुम पहुंच भी पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बुद्धि वैसी बना देता है जो भगवान। होना है वो तो होना ही है, बट एस्ट्रोलॉजी को आप अंधविश्वास की तरह नहीं लीजिए, आप उसको एक तरह से गाइडिंग टूल लीजिए ना। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है और आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हो, आपको एक टाइम फ्रेम का आइडिया मिल जाएगा ना कि किस टाइम फ्रेम में अच्छा होने वाला है। आप मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे, आप अपने रिसोर्सेज उसके हिसाब से अलाइन कर लेंगे। सपोज आपका बहुत बुरा टाइम चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दूं, लेकिन आगे आने वाला टाइम मुझे दिखा रहा है कि आपको बिजनेस में लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर मैंने आपको बोला कि ये 6 महीने आप रुक जाइए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो डेफिनेटली आप उस बिग लॉस से बच सकते हैं। ये है कि ज्योतिष जो है चीज़ों को टाल नहीं सकता है, हाँ उसकी नेगेटिविटी की इंटेंसिटी जो है वो कम कर सकता है। अच्छा, अगर मुझे किसी सवाल का स्पेसिफिक जवाब चाहिए जी, तो कुंडली या टैरो कार्ड? देखिए स्पेसिफिक जवाब चाहिए तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कुंडली एंड टैरो। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम ज्योतिष के आधार पर आंसर कर सकते हैं कि शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, नौकरी कब लगेगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी से नहीं टैरो से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉब की 2 जगह से ऑफर आई है, अब जॉब ए अच्छी है या जॉब बी अच्छी है, इसका आंसर आपको टैरो देगा, वो ज्योतिष नहीं दे पाएगा। क्योंकि जॉब टैरो आपको ये बताएगा कि जॉब ए में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट है, बी में आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। तो इस तरह से इस चीज़ को आगे इट्स एन एक्सटेंडेड मोडालिटी यू कैन से, कि जहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है टैरो के थ्रू आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से। 2 रिश्ते आए हैं तो कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा रिश्ता आपके लिए बेटर है, आपको फॉरेन जाना है तो कौन सी डायरेक्शन आपके लिए बेटर है। तो चॉइसेस के बीच में टैरो आपको हेल्प करता है। किसी की आपको एनर्जी जाननी है कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये टैरो आपको बता सकता है। और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप टैरो के थ्रू ले सकते हैं। कई सालों से आप ज्योतिष कर रही हैं, लोगों को उपाय बता रही हैं, परेशान लोग आपके पास आते हैं, कुछ कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको पता हो, बड़ा निराश कोई शख्स आपके पास आया था और उसे एक उपाय से ठीक हो गया हो सब? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। अभी रिसेंटली ही मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, और वो एस्ट्रोलॉजर्स देखिए आजकल हर तरह के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, नीम हकीम भी टाइप्स भी हैं। तो उन्होंने ना बहुत नेगेटिव बताया उस बच्चे को, बहुत नेगेटिव। उन्होंने बोला कि बेटा तेरा तो जेल यात्रा का योग है, तू तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और वो मेरे पास आया कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है। तो मैंने कहा उन्होंने जेल यात्रा आपको बोली थी, आपकी हो गई जेल यात्रा? कब बोली थी? कह रहा है 2020 में बोली थी। मैंने कहा तो अब तो 2024 चल रहा है, आपने कुछ ऐसा किया कि आपको जेल जाना पड़ा? कह रहा है नहीं। मैंने कहा अच्छा, आपको पता है आपकी लाइफ का बेस्ट पीरियड चल रहा है इस टाइम पे? मैंने उसका हॉरोस्कोप चेक किया, मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ। आप जो अपना काम कर रहे हैं ना, उस काम को करिए और अच्छे से पॉजिटिव लिखिए, क्योंकि अगला 1 साल तो बहुत ही बढ़िया है। आपने जो पिछला 1 साल डर में गवा दिया, उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप इतना घबरा गए कि डर के मारे आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। क्योंकि देखिए नेगेटिव प्रेडिक्शन दे दी किसी ने, तो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चा है 20-22 साल का, उसका लेकिन कॉन्फिडेंस हमें कैसे पता चले, मतलब मैं किसी ज्योतिषी के पास अगर गई हूँ तो मैं कैसे पहचानूं वो जो बता रहे हैं ठीक है या गलत है? अब ये तो देखिए यहीं पे हम कहते हैं कि आप जिस भी ज्योतिषी के पास जाइए, सबसे पहले तो आप क्रेडेंशियल्स चेक कीजिए, आप क्वालिफिकेशंस चेक कीजिए। ठीक है, आजकल तो सोशल मीडिया में आपको दिख ही जाता है कि किसकी कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या है। आप अकाउंट चेक कीजिए, रिव्यूज़ चेक कीजिए, ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए। ऐसे भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कई लोग जो होते हैं ना, क्वैक्स जो है हर फील्ड में है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का फील्ड हो, चाहे वो लॉ का फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टरी का फील्ड हो, लेकिन जेन्युइनिटी बहुत कम है। आप वर्ड ऑफ माउथ से जाइए, कि किसी के रेफरेंस से जाइए, जिसको बेनिफिट हुआ है उसके थ्रू जाइए। क्योंकि देखिए नेगेटिव राहु केतु शनि के नाम पे डराना तो बहुत आसान है, इस पे आने ही वाली हाँ, थी और लेकिन उस राहु केतु शनि से बेनिफिट उठाना और उसको कैसे पॉजिटिव करना, ये बताना हर एस्ट्रोलॉजर के बस की नहीं है। ये उस आपके नेगेटिव प्लैनेटरी पोजीशंस में भी आप कैसे उसको पॉजिटिवली लेके आ सकते हैं, यही एक ज्योतिष की कला है, जो हर एस्ट्रोलॉजर आप अपने तरीके से अलग अलग तरीके से बयान करता है। कुछ डर के हिसाब से बताता है, कुछ उसको पॉजिटिवली बताता है। क्योंकि देखिए कलयुग है, कलयुग में राहु ही
एक्टिव है हर जगह। अच्छा। राहु का ही काम माया चलती है हर जगह। हाँ। तो राहु को हम बहुत नेगेटिव समझते हैं, राहु नेगेटिव नहीं है। राहु बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है, वो आपको बहुत एम्बिशियस बनाता है। जिनकी कुंडली में राहु अच्छा है, स्काई इज द लिमिट फॉर देम। ओके और वो कभी भी हार नहीं मानते, वो कभी भी मतलब इतने करियर कॉन्शियस, इतने एम्बिशियस होते हैं कि कहीं रुकना नहीं चाहते हैं वो लोग। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे जाते हैं, ऐसे लोग आप देखिए टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे जाते हैं, ऐसे लोग अगर लिकर का बिजनेस करना है तो उसमें भी बहुत अच्छे जाते हैं। अब आपको अल्कोहल का बिजनेस करना है तो राहु बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। तो ये प्लैनेट्स जो होते हैं सारे नेगेटिव नहीं होते हैं, किसी किसी चीज़ के लिए जिस एंगल से हम सोच रहे हैं पॉजिटिव उसका रिजल्ट भी मिलता है हमें। हम राहु केतु शनि के ऊपर आगे बात करें, लेकिन टैरो कार्ड के जरिए अगला हम क्या सवाल हो सकता है या हमारे व्यूवर्स की कौन सी परेशानी दूर कर सकते हैं? पहले वाला तो हाँ ना वाला हाँ, सवाल ना। जवाब था। अब आप कर सकते हैं कि चलिए हाँ तो हो गई, अब ये काम कब तक होगा। अच्छा। अगर प्रमोशन है तो कब तक होगी, शादी है तो कब तक होगी, फॉरेन ट्रैवल है तो कब तक होगा। तो मैं एक टाइम फ्रेम बताती हूँ आपको। अब आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, सोचिए मन में और पूछिए कि ये कब तक हो जाएगा काम। तो हाँ ना तो हो चुकी है, जी। ज्यादातर लोगों की हाँ हो चुकी है। जी, जी, प्रमोशन का टाइम भी आई गेस आपने बता ही हाँ, दिया है कि प्रमोशन जनवरी का। तक लेट टू लेट जी, हो जाएगा बिल्कुल। या साल के अंत तक हो जी, जाएगा। बिल्कुल। अगला सवाल अपने मन में आप सोचिए, उसके पहले हम ये जरा शनि राहु केतु वाली जो बातें हैं वो भी जरा पूजा जी से कर लेते हैं। ये शनि की 7.5 क्या होती है? और 7.5 आती है तो मतलब 7.5 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है, तो सब चला जाता है, खत्म, नहीं कुछ नहीं ये बहुत बड़ा मिथ है। देखिए एस्ट्रोलॉजी में बहुत मिथ्स भी हैं कि शनि की 7.5 हमेशा खराब होती है। नहीं, शनि की 7.5 हमेशा खराब नहीं होती है। शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, कहते हैं जस्टिस का कारक है, सिग्निफिकेटर है। आपने जितने कर्म किए हैं उसके हिसाब से जज है जो आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट देगा। शनि की 7.5 एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी कि वो 7.5 साल आपके लिए आई ओपनर होते हैं। आपको लाइफ के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग जो आपके अपने हैं उनका रियल फेस देखने को मिलेगा शनि की 7.5 में, कि वो आपके कितने अपने हैं और कितने पराए हैं, आपको ये देखने को मिलेगा। प्लस ऐसा नहीं है कि 7.5 में सब कुछ चला जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी खुद की 7.5 में मैंने बहुत ग्रो किया है। 7.5 में आप एक ये है कि हाँ, वर्क बहुत हार्ड करना पड़ता है, 200% एफर्ट्स, रिजल्ट्स बहुत स्लो होते हैं लेकिन मिलते हैं। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपका जो कार्मिक पैटर्न के हिसाब से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए जिस तरह से हम पास्ट लाइफ कर्म अच्छा कर्म करेंगे, मैंने बीच जी, में जी, टोका, जी। सॉरी। अच्छा कर्म करेंगे मतलब ये 7.5 साल में, या पहले अगर कुछ कर भी लिया है तो फिर उसका भी फल भोगना बिल्कुल, पड़ेगा? उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा इन 7.5 सालों में। जो आपने अगर कुछ नेगेटिव किया है तो उसका फल तो ये 7.5 साल में आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट इस 7.5 में यदि आप अच्छा कर्म करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है, किसी के साथ कुछ नेगेटिव गलत नहीं करते हैं, किसी के अगेंस्ट पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, बुरा नहीं करते हैं, अपना अपना कार्मिक पैटर्न सही रखते हैं, तो आपकी 7.5 बहुत आसान तरीके से निकल जाएगी। हाँ, चीज़ें स्लो होती हैं, हार्डवर्क 200% होता है, बट ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल ख़राब होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने 7.5 में हाइट्स अचीव करी हैं। आई हैव सीन एग्जाम्पल्स, इतने सारे हॉरोस्कोप्स हमारे पास आते हैं 7.5 होते हुए भी लोगों की। आप देखिए, आप प्रधानमंत्री मोदी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब वो सत्ता में आए उनकी 7.5 चल रही थी उस टाइम पे। अभी कौन कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर 7.5 चल रही है? अभी 7.5 चल रही है। अभी शनिदेव है हमारे कुंभ राशि में, तो अभी मकर, कुंभ और मीन राशि की 7.5 चल रही है। तो ये 3 राशि वाले जिन्होंने पूजा जी की बात अभी सुनी है कि शनि की 7.5 में तो किस्मत चमक भी जाती है, बिल्कुल। सब कुछ मिल भी जाता है, तो मकर, कुंभ और मीन राशि वाले अगर ये सोच रहे हैं कि बुरा समय चल रहा है तो वो बिल्कुल भूल बिल्कुल जाए। भी नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, बुरा समय नहीं चल रहा है। आप बस मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है और चीज़ें स्लो हैं, लेकिन इस टाइम पे जो आप एफर्ट्स करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा रुक के मिलेगा, लेकिन मायूस नहीं होना है, डरना नहीं है कि हाय मेरी तो 7.5 चल रही है, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे 7.5 साल गए। 7.5 साल पूरे नहीं खराब होते हैं। शनि की 7.5 के 3 फेसेस होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। तो हर फेज के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। जनरली हम सेकंड फेज को थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस मानते हैं कि इस पीरियड में थोड़े से ज़्यादा हेल्थ इश्यूज और स्ट्रेस रहता है, बट ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव भी होता है और बहुत अच्छा होता है। तो शनि की 7.5 में पॉजिटिव भी होता है, शनि से ही सबसे ज्यादा हमें डराया भी जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों है मैं किसी ज्योतिषी के पास जाऊं और वो कहे कि बुध तुम्हारा खराब चल रहा है,
या नीच का है, उतना डर नहीं लगता है। और फिर शनि अगर तुरंत कोई कहते शनि तुम्हारा खराब चल रहा है, तो ऐसा क्यों लगता है कि ओ माय गॉड को कुछ तो प्रकोप है जो हमारे ऊपर आ ये गया। ना क्रिएट किया हुआ है एक्चुअली नहीं, में। बुध खराब है मुझे डर नहीं लगेगा, शुक्र खराब है नहीं लगेगा, बृहस्पति बुरा चल रहा है लगेगा चलो ठीक है शांत रहे। ये मतलब शनि खराब है तो डर जाते हैं हम बिल्कुल। क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है ना, आप सुप्रीम जज से पंगा ले रहे हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कोई इस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा पावरफुल रहता है। नहीं, पर शनि तो बहुत दूर है ना, हम साइंस की हम बात कर रहे हैं जी। तो बच्चे को भी शुरू से ही ये पढ़ा दिया जाता है कि पृथ्वी बहुत दूर है, शनि और मंगल बुध ये तो मीलों कोसों दूर है हमसे। जी। तो वहां बैठे बैठे यहाँ कैसे प्रभाव डालते हैं पृथ्वी के ऊपर? देखिए, पृथ्वी से दूर तो सूर्य भी बहुत है, चंद्रमा भी बहुत है। सूर्य की किरणें आती है ना पृथ्वी पर, हमारी जो लाइफ है वो सन से ही है ना सारी। विटामिन डी हमें सन से मिलता है, सनलाइट हमें मिलती है, राइट। पेड़ पौधे वनस्पति हमारे सन की लाइट से ही, और रात के टाइम पे मून की लाइट जो है तो ये भी हमसे मीलों दूर, बट उनका इम्पैक्ट है हमारे पे कि नहीं। इसी तरीके से हर प्लैनेट का हमारी लाइफ में इम्पैक्ट है। ये बहुत सटीक बात आपने कही है कि जब सूर्य इतना दूर होकर इतना असर डालता है हमारे जीवन पर, तो शनि भी दूर होकर असर डालेगा, बुध भी दूर होकर असर डालेगा, बृहस्पति मतलब हमारे आसपास या दूर जो भी चीजें हैं वो हमारे ऊपर असर जरूर डालती हैं। अब हम राहु केतु के ऊपर भी जरा विचार करेंगे, क्योंकि ये तो दिखाई नहीं देते हैं, कहते हैं एक धड़ है, दूसरा सिर है, उस पर हम चर्चा करें। लेकिन अब टैरो कार्ड खुल जाना चाहिए फिर से। टैरो कार्ड से देखते हैं, आपने जो भी सवाल किया है उसका टाइम फ्रेम क्या है। अगर आपने शादी का सवाल किया है, जॉब चेंज का सवाल किया है, फॉरेन ट्रैवल का सवाल किया है, तो देखते हैं क्या टाइम फ्रेम है, कितने टाइम में आपका काम हो जाएगा। देखिए, अभी तो हैंगमैन का कार्ड आया है, तो ये जो दिखा रहा है कि अभी जो भी आपने सोचा है, चाहे शादी का क्वेश्चन है, चाहे जॉब चेंज का है, अभी 1 ईयर का टाइम फ्रेम मुझे लग रहा है। अगर आपने जॉब चेंज का सोचा है तो वो नेक्स्ट ईयर 2025 में जाके आपकी जॉब चेंज होगी। मैरिज का भी योग 25 में खुलेगा, और अगर आप फॉरेन ट्रैवल या सेटलमेंट या वीज़ा की सोच रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर पक्का हो जाएगा आपका काम। और मैं ये चाहती हूँ व्यूवर से कि पूजा जी आपको जो भी बता रही है वैसा अगर होता जा रहा है आपकी लाइफ में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पता भी तो चले कि पूजा जी ने जो बताया है, अब व्यूवर हमारे इतने दूर बैठे हुए हैं, फिर दूर और पास सबका असर होना है ये तो कुछ वक्त पहले पता ही चल गया है। तो चाहे दूर है पास है, जो भी व्यूवर है वो हमें बताएं जरूर कमेंट में कि कितना असर आपके ऊपर पड़ रहा है, या कोई आपका अगर सवाल भी है तो वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अच्छा, अब राहु केतु के ऊपर बात कर लेते हैं। शनि दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, राहु केतु तो नहीं दिखाई देता। नहीं, राहु केतु फिर असर कैसे, जो गायब है, अदृश्य है, जी उसका भी असर। जी बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा माइथोलॉजी की तरफ ले जाऊंगी कि समुद्र मंथन हुआ था, ये तो हम सबको पता है, और समुद्र मंथन में अमृत का कलश भी निकला था। और अगर हम वे बैक जाएं देवताओं के ज़माने में, तो असुर भी होते थे और देवता भी होते थे। ये तो कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये समुद्र मंथन में अमृत बट रहा था, तो मोहिनी के रूप में श्री हरि भगवान थे जो अमृत का सब में आवंटन कर रहे थे, असुरों में और देवताओं में। एक तरफ देवताओं की लाइन थी, एक तरफ असुरों की लाइन थी। तो स्वर भानु नाम का एक राक्षस था जो रूप बदल के देवताओं के बीच में बैठ गए थे, और वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गए थे। सूर्य और चंद्रमा जो है, उन्होंने पहचान लिया था कि ये राक्षस है, तो उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, कि भगवान जी को बोला कि ये तो राक्षस है, ये देवता नहीं है। तो इतने में श्री हरि ने अपने चक्र से उसका गर्दन काट दी। लेकिन जब तक वो गर्दन काटते, तब तक कुछ बूंदें अमृत की उनके अंदर जा चुकी थी। इसीलिए हम उन्हें प्लैनेट्स के उसमें हम लेते हैं, संख्या में गिनते हैं। इनको हम ज्योतिष की भाषा में छाया ग्रह कहते हैं, शैडो प्लैनेट्स कहते हैं, क्योंकि इनका खुद का अस्तित्व नहीं होता है। ये जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके हिसाब से आपको फल देते हैं। इसीलिए ये दिखाई नहीं देते हैं। अब आप देखिए, अगर हम साइंस में बोलते हैं कि ग्रहण लग गया, ग्रहण सूर्य और चंद्रमा को ही क्यों लगता है, मंगल को या उसको क्यों नहीं लगता है? क्योंकि माइथोलॉजी के हिसाब से सूर्य और चंद्रमा के बीच में वो राक्षस बैठे थे, और उन्हीं दोनों को फिर अपना दुश्मन बना लिया था। तो ऐसे तो हम कहते हैं ना कि साइंटिफिकली देखें तो जब अर्थ, मून एंड सन एक ही लाइन में ऑर्बिट में आ जाते हैं, तो एक्लिप्स हो जाता है। बट यहाँ ज्योतिष की भाषा में हम ये कहते हैं कि राहु से ग्रसित हो गया सन, या राहु से ग्रसित हो गया चंद्रमा, तो ये ग्रहण योग बन गया। लेकिन कथा बहुत पुरानी है, तो तब असर रहा होगा, अब शायद नहीं होगा ऐसे। नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं हज़ारों वर्षों से चली आ रही हैं और हम उस चीज़ को मानते भी हैं।
तो ये ज्योतिष का जो आधार है, आप देखिए हज़ारों वर्ष पुराना है और इसके बेसिस पे हमने कई कैलकुलेशंस भी करी हैं। अगर अगर आप देखते हैं तो ये साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड हम कहते हैं इसको, राहु और केतु को। एंड डेफिनेटली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी इसका काफ़ी महत्व है एंड इसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अब तक इतने हॉरोस्कोप, हज़ारों हॉरोस्कोप्स हमने देखे हैं, कहीं ना कहीं राहु का इम्पैक्ट आता है, केतु का इम्पैक्ट भी आता है। अगर आपकी काल सर्प की कुंडली है उसमें भी इफेक्ट आता है, लेकिन राहु केतु का इम्पैक्ट हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कलयुग है, राहु की माया ही चलती है हर जगह। तो अगर आपको बहुत एम्बिशियस है, अगर आपको विदेश यात्रा करनी है, तो आपका राहु एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि स्थान परिवर्तन के लिए राहु बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, डिपेंडिंग आपकी क्या सिचुएशन है, राहु और केतु अपना इफेक्ट देते हैं। अब टैरो कार्ड के थ्रू हम आगे क्या बता सकते हैं व्यूवर्स को? टैरो कार्ड के थ्रू हम किसी के लिए आपकी एनर्जीज चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप ऑफिस में परेशान हैं, आपका बॉस आपके बारे में क्या सोच रहा है, अगर आपका लवर आपसे झगड़ा हो गया है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपका एक्स आपके बारे में क्या सोच रहा है, हम किसी की एनर्जीज चेक कर सकते हैं कि वो हमारे लिए अच्छी हैं, बुरी हैं, नेगेटिव हैं, क्या पॉजिटिव क्या हैं। थॉट्स हैं अभी, ये हम सोच सकते हैं, ये हम आंसर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम थोड़ा व्यूवर को टाइम देते हैं, वो एक बार अच्छे से सोच लें, दिमाग में बिठा लें। हो सकता है कोई अपनी सास से परेशान हो, बिल्कुल है ना, किसी बहू को लग रहा हो कि भाई तुम मेरे बारे में अच्छा सोच रही है या बुरा सोच रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों को शक होता है, हाँ। पड़ोसी कुछ कर रहा है, हाँ। कुछ तो काला जादू कर रहा है, या कोई रिश्तेदार ऐसा है जो कुछ काला जादू करे, तो हम थोड़ा उनको टाइम देते हैं कि वो सोच लें एग्जैक्टली वो अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बॉस के बारे में जानना चाहते हैं, सास के बारे में जानना चाहते हैं, पति के बारे में जानना चाहते हैं। आज के टाइम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो पति जैसा दिखा रहा है वैसा ही है या कुछ अलग है, कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ का, वो आप सोच लीजिए। थोड़ी देर में पूजा जी आपको ये बताएंगी कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या सोच रहा है वो आपके बारे में, ये आपको हम बताएंगे। अच्छा, सूर्य के बारे में हमने इतनी चर्चा की, बचपन से मैंने सुना है, मम्मी कहती है सुबह सुबह उठो, नहा धो के बस जाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ा दो, सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, मुझे तो ये लगता था उनकी ट्रिक है, मुझे सुबह सुबह उठा के नहलाने के। बच्चे तो उठना नहीं चाहते, गर्मी की छुट्टियों में भी मैं ऐसे सोती रहती थी पड़े पलंग पे। मम्मी कहती थी नहीं नहीं सुबह उठो, सूर्य भगवान को तो अर्घ्य जरूर देना चाहिए। कैसे संभव है? लाइफ की टेंशन सबकी अलग अलग, स्टेजेस सबकी अलग अलग, मात्र एक उपाय कि सूर्य देवता को नहा दो के एकदम सुबह सुबह 6-7 बजे पहुंच के और जल दे दो, कैसे संभव है सब दूर हो जाए? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। सूर्य को हम ज्योतिष में पिता का कारक कहते हैं, राजा, राजा की पदवी दी गई है कि ग्रहों में राजा है सूर्य। ठीक है, अब सूर्य से पूरी सृष्टि का संचार होता है, ये तो सबको मालूम ही है। सूर्य की पहली किरण के साथ ही हमारा सूर्योदय होता है, तो हमारा दिनचर्या शुरू होती है। और आप देखिए, अगर हम इस चीज़ को साइंटिफिकली ले, देखिए ज्योतिष के आधार पर तो सूर्य को जल चढ़ाना बहुत पॉजिटिव है। अगर आपकी ज़िंदगी में काम अटक रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रही है, आप सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए। आप 40 दिन करके देखिए, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। 40 दिन बिल्कुल लगातार, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि पूरी श्रद्धा के साथ आपको सूर्य को जल चढ़ाना है और उगते सूर्य को जल चढ़ाना है। आजकल लोग लेट नाइट शिफ्ट करते हैं, देर तक सुबह सोते रहते हैं, 10 साढ़े 10 जल चढ़ाते हैं, उसका असर नहीं पड़ता है। चढ़ते हुए सूर्य को यदि आप जल चढ़ाएंगे, मतलब सूर्योदय से 1 घंटे के बीच में अगर आपने जल चढ़ाया, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। इसका साइंटिफिक रीजंस भी हैं। देखिए, साइंटिफिकली आप देखिए, आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग कहते हैं ना कि सुबह सुबह की जो सूर्य की किरणें होती हैं, विटामिन डी होता है उसमें, वो बहुत पॉजिटिव होता है और हमारी बॉडी को विटामिन डी चाहिए होता है। आजकल हम सारा टाइम एसी में बैठे रहते हैं, एसी कैब में गए, एसी घर में गए, एसी ऑफिस में बैठे, तो कब मिलेगा हमें विटामिन डी? हम नहीं बैठते हैं, इतनी गर्मी है बाहर, ठीक है। तो सुबह सुबह की किरणें जो होती हैं विटामिन डी से भरपूर होती हैं, वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होती हैं। दूसरी बात, जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जल की धार में से जो 7 रेज निकलती हैं, 7 कलर्स की रेज निकलती हैं सूर्य की, वो कहते हैं आइज़ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। वो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाती है। साथ ही जब आप सूर्य को सुबह जल चढ़ाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो आपका एक शेड्यूल भी बनेगा, है कि नहीं? आपकी दिनचर्या अच्छी होएगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपने सुना होगा। तो अगर आप
इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली साइंटिफिक वे में भी आपका एक तरह से एक दिनचर्या पॉजिटिव स्टार्ट हो गई आपकी। दूसरा कहा जाता है कि सूर्य की जल चढ़ाने से और सूर्य की किरणों से हमारे जितनी भी स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो भी हमारे ख़त्म होते हैं अगर आप सन बेदिंग करते हैं या सन की लाइट लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव होता है। और यही बात हमने शुरू में भी आपको कही थी कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ज्योतिष का वो आपको पता चलेगा। तो सुबह मम्मी जल्दी उठाती थी ताकि मैं जल्दी उठ जाऊं और उनको एक काम से तो छुट्टी मिले, ये पता चला। लेकिन इसके साथ ये भी पता चला कि सूर्य की रोशनी जो सुबह की होती है वो कितनी ज़रूरत उसकी है हमारे शरीर को। तो सनातन संस्कृति में ज्योतिष में जो भी कहा गया है निराधार नहीं है, नहीं। उसका कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न ज़रूर है। और हम वापस टैरो के ऊपर आए जैसा इसके पहले आपने कहा था, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और मैं पूजा जी जानना चाहूँगी। सफलता हर किसी को चाहिए जीवन में, किसी भी क्षेत्र में हो, वो पॉलिटिक्स में हो, मीडिया में हो, आर्ट फील्ड में हो, बैंक में काम करता हो, हर किसी को सफलता चाहिए, जल्दी चाहिए आज के टाइम में। तो कोई है ऐसी रेमेडी आपके पास? देखिए, सफलता के लिए रेमेडी, सूर्य की बात कर रहे थे, सूर्य को जल चढ़ाइए शनि देव के मंदिर में जाके, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। हाँ। तो आप शनि देवता के मंदिर में जाके पीपल के पेड़ के नीचे यदि सरसों के तेल का दिया जलाते हैं हर शनिवार को संध्या के समय, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि कहा जाता है विष्णु जी का वास है पीपल के पेड़ में, वहाँ जाके यदि आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो आपकी लाइफ में तरक्की होती है। जितनी बाधाएं आती हैं वो शनिदेव जो हैं वो दूर कर देते हैं। साथ ही नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि पक्षियों को अनाज खिलाना, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना, पशु पक्षियों के लिए, ये आपके ऑटोमेटिकली आपके कर्म अच्छे कर देता है। आप अपने घर के आगे 7 अनाज रख दीजिए, पानी का बाउल रख दीजिए एक मिट्टी के बर्तन में, और अगर पक्षी वो लेके जाते हैं तो आपकी डेफिनेटली लाइफ में क्यों नहीं पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। क्योंकि आप जो जीव जंतु हैं जो बोल नहीं पाते हैं, जिनकी भाषा हम नहीं समझ पाते हैं, आप उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप अपना कर्म ही तो अच्छा कर रहे हैं ना। तो यही ज्योतिष का आधार है कि हम ऐसा कर दें कि आपके कर्म पॉजिटिव हो जाए। इसीलिए हम दान पुण्य के लिए कहते हैं, इसीलिए हम जीव जंतुओं को खाना खिलाने के लिए कहते हैं। यही ज्योतिष का आधार है। छोटी छोटी रेमेडीज़ जो शायद करने में हमें ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। लेकिन एक ही कंडीशन है कि कभी भी कोई भी रेमेडी करने टाइम पे आपने डाउट एनर्जी नहीं डालनी है कि मैं सूर्य को जल चढ़ा तो रही हूँ, पता नहीं मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा। ये डाउट एनर्जी डाल दी तो भाई नहीं होगा आपका काम। मैं लिख के दे सकती हूँ, नहीं होगा। जितने मर्जी अच्छा आपका वो दशा आ रही हो, जितना मर्जी आपका स्ट्रांग है उसके ऊपर, अगर आपका आउटलुक ही पॉजिटिव नहीं है लाइफ में तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। रेमेडीज़ में भी अगर आप 100% ट्रस्ट के साथ नहीं करते हैं तो आपके काम नहीं बनते हैं। हमारे कई क्लाइंट्स हैं जो अगर मैं आंख बंद करके उनको मिट्टी भी हाथ में दे दूँ ना, इतनी श्रद्धा से वो लोग करते हैं उस चीज़ को कि जी ये रेमेडी तो हमें मिल गई है और इससे हमारा कल्याण ही होगा। ये आप एक पॉजिटिव थॉट्स लेकर आप काम शुरू करते हैं ना, उनके काम 100% बनते हैं। और जो लोग डाउट एनर्जी डाल के करते हैं उनके काम मैंने नहीं बनते। मतलब ये तो वैसे मैनिफेस्ट करना हो गया। मैनिफेस्ट एंड पॉजिटिव इंट्यूशंस, पॉजिटिव थिंकिंग का भी पार्ट है, क्योंकि हर चीज़ का देखिए असर पड़ता है। आपका मनोस्थिति क्या है, आपके कर्मा क्या हैं, आपकी ज्योतिष के आधार पे ग्रह नक्षत्र क्या है, इन सब का कॉम्बिनेशन ही तो आपको लाइफ में सक्सेस या फेलियर बनाता है। ठीक है, अब टैरो कार्ड के ऊपर फिर से आ जाते हैं। हमारे जो व्यूवर हैं वो सोच चुके होंगे कि उन्हें किसकी एनर्जी खुद के लिए चेक करनी है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छी है, बुरी है, जो भी है। जी बिल्कुल, बस आंख बंद करके सोच लें और करके सोच लीजिए किसी भी एक इंसान का नाम जिसकी एनर्जीज आप जानना चाह रहे हैं कि आपके लिए वो इंसान पॉजिटिव सोच रहा है या नेगेटिव सोच रहा है। तो देखिए, कार्ड्स तो बड़े मिक्स आए हैं। करंट सिचुएशन में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है वो इंसान आपसे, लेकिन प्यार बहुत करता है। लाइफ में उसको आपकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता है और आपसे कहीं ना कहीं वापस कनेक्ट होना चाह रहा है। अभी की जो सिचुएशन है वो ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ तो हुई है जिसकी वजह से वो शायद खुश नहीं है, लेकिन दिल से आपका बुरा नहीं चाहता वो इंसान। तो ये एनर्जीज दिखा रही है टैरो कार्ड्स। तो मतलब टैरो कार्ड, एक चीज़ तो जो मुझे क्लैरिटी हो गई है इतनी आपसे बात करके पूजा जी,
कि अगर हम लाइफ के किसी फेज के बारे में जानना चाहते हैं तब हम ज्योतिष में जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें बिल्कुल सटीक चाहिए, दुविधा में अगर हमें जी। ये या ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, तो उसके लिए हमें टैरो को, क्योंकि टैरो करंट एनर्जीज पे काम करता है। आज आप मेरे बारे में बहुत अच्छा सोच रही हैं, आप मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, लेकिन कल को हमारा झगड़ा हो गया तो ये कार्ड्स नेगेटिव आएंगे। अगर आप मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे हो तो आपकी एनर्जीज कैच कर लेगा टैरो कार्ड और उसी हिसाब से नेगेटिव कार्ड्स दिखाएगा अगर आप बहुत बुरा सोच रहे हो मेरे बारे में। अच्छा, एक चीज़ मुझे अब और समझाइए, जैसे हमें जो रेमेडी बताई जाती है, सपोज किसी ज्योतिषी ने मुझे ये कहा कि काले कुत्ते को रोटी और गुड़ खिलाओ तो ये काम हो जाएगा। अब काले कुत्ते को रोटी और गुड़ खिलाने से आपने मुझे बताया कि कम से कम मेरा पुण्य तो मैं कमा रही हूँ, कि मैं किसी जीव को भोजन करा रही हूँ, तो मेरे कर्म अच्छे हो रहे हैं। लेकिन उस अच्छे कर्म से वो एक काम ही कैसे बन रहा है? मतलब कुत्ते को रोटी और गुड़ खिलाने से तो मेरे कर्म अच्छे हो रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, लेकिन जल्दी शादी के लिए ये करो, वो रोटी गुड़। देखिए, ये ना ज़रूरी नहीं है कि आप उस एक पर्टिकुलर जैसे काले कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं। अगर आप, काला कुत्ता शनि का प्रतिनिधित्व होता है और शनि को हम कार्य क्षेत्र से जोड़ते हैं, अपने कर्मा से जोड़ते हैं। अगर आपका काम में बाधाएं आ रही हैं, लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, तो आप काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। शादी से रिलेटेड अड़चनें आ रही हैं तो उसका उपाय अलग है, फिर हम गुरु का उपाय बताएंगे, जुपिटर प्लैनेट का उपाय बताएंगे, हम शुक्र का उपाय बताएंगे। पर ये आपकी कुंडली के आधार पर ही उपाय बताए जाते हैं। कुंडली के आधार पर, जिस तरह से अगर आपको प्रोफेशनली इश्यूज आ रहे हैं तो हम देखेंगे आपके जो 10th हाउस है कुंडली का, प्रोफेशन का हाउस माना जाता है, उसमें कौन से प्लैनेट हैं, कौन सी राशि है, उस ग्रह को या उस राशि के स्वामी को यदि आप प्रबल कर दें। क्योंकि देखिए, अगर एक छोटा बच्चा है उसमें आप बोलो वीक है, अगर हम प्लैनेट का कंपैरिजन एक छोटे बच्चे से करते हैं, अगर प्लैनेट वीक है या छोटा बच्चा वीक है तो आप उसको कैसे वो करेंगे, आप उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। छोटे बच्चे को आप मल्टीविटामिन्स देते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। प्लैनेट को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? प्लैनेट को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं मंत्रों के द्वारा। उस प्लैनेट से, उस राशि से रिलेटेड डेटी की हम पूजा अर्चना करके या स्टोन पहन के, इस तरीके से हम उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और स्ट्रॉन्ग हम नहीं करते हैं, वी आर जस्ट प्रेइंग कि उस प्लैनेट की कोई भी नेगेटिव असर हम पे ना आए और हम पे उसकी पॉजिटिव जो भी कृपा है वो हम पर बने। दैट इज़ द ओनली बेस ओवर हियर। लेकिन कई बार क्या होता है, ज्योतिषी जो रत्न बताते हैं पहनने के लिए बड़े महंगे होते हैं जी। अब हर कोई उसे अफोर्ड कर नहीं सकता, तो क्या जो पैसे वाला है उसी की प्रॉब्लम दूर होगी, गरीब का भला नहीं होगा? नहीं नहीं, देखिए, रत्न के सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं। जैसे नीलम बहुत महंगा रत्न माना जाता है, उसकी जगह पे आप नीली भी पहन सकते हैं। नीली ज़्यादा महंगा नहीं आता, बहुत अफोर्डेबल होता है, उससे भी इम्पॉर्टेंट और अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। और ऐसा नहीं है, आप अगर आप स्टोन नहीं पहन सकते हैं तो आप मंत्र कीजिए ना, मंत्र और कलर आप रेमेडीज़ कीजिए, आप मंत्रों की रेमेडीज़ कीजिए, आप जल चढ़ाइए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, आप शनिदेव के आगे दिया जलाइए। मंत्रों में जो पावर है ना, आपको भी पता है सनातन धर्म में मंत्रों का कितना महत्व है। मंत्रों की शक्ति का कोई भी मुकाबला नहीं है। ये जो राशि रत्न हम पहनाते हैं ना, दीज आर लाइक इंजेक्शन, जैसे कि इंजेक्शन की तरह एक ही मिनट में आराम आ गया आपको। लेकिन यही अगर मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन दे दूं या आपको एलोपैथी दे दूं, होम्योपैथी का असर धीरे 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 होगा लेकिन लॉन्ग टर्म होगा। यही मंत्रों का ही भी महत्व होता है, होम्योपैथी मेडिसिन की तरह होते हैं कि लॉन्ग टर्म काम करेंगे आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। और मंत्रों के लिए तो खास करके अगर घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो अमूमन हम देखते हैं कि ज्योतिषी कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, उससे ठीक हो सकता है। जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगी। महामृत्युंजय मंत्र होता है किसी की अकाल मृत्यु को टालने के लिए। अगर किसी के लिए डॉक्टर ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है, उस टाइम पे महामृत्युंजय मंत्र नहीं करना चाहिए। उस समय पे आपको गायत्री मंत्र करना चाहिए कि उस सोल का इजी एग्जिट हो जाए। अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे एक्सीडेंट केस है, यंग केस है, जहाँ पे अभी टाइम नहीं आया है, ही इज़ नॉट दैट ओल्ड, तब आप महामृत्युंजय मंत्र कीजिए अकाल मृत्यु को टालने के लिए। और कोई लोग, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत बीमार रहते हैं, ठीक ही नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ होता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र यहाँ मैं सबको बताना चाहूँगी। वो मंत्र है कुंजिता पदम शरणम। कुंजिता पदम शरणम विष्णु जी का एक मंत्र है। इसमें कुंजिता का अर्थ होता है लोटस,
पदम मीन्स फीट एंड शरणम मीन्स सरेंडर करना, कि हे विष्णु भगवान, मैं आपके चरण कमलों में खुद को सरेंडर करती हूँ। तो कुंजिता पदम शरणम यदि आप चांटिंग करते हैं तो देखिए धीरे 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 आपके जो जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। डेली 108 बार करके देखिए, 40 दिन करके देखिए, आपको अपने हेल्थ में अगर पॉजिटिव इफेक्ट ना मिले ना तो आप मुझे बताइएगा। और पूजा जी को आपको कैसे बताना है मैं बोल ही चुकी हूँ आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और बस वो सीधे पूजा जी तक पहुँच जाएगा आपका जो सवाल रहेगा। एक चीज़ और, क्योंकि वो दौर भी था जब लव मैरिज इतनी पॉपुलर नहीं थी, अब मोहब्बत हो भी रही है, घर वाले एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, एक मसला फंसता है लेकिन वहाँ पर लड़का लड़की कहते हैं कि जी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे ही शादी करनी है, अब चाहे कुछ हो जाए। घर वाले कहते हैं हमें तो सिखाया गया कुंडली मिलाना, बिना कुंडली मिलाए हम करेंगे नहीं। वहाँ मामला फंस जाता है, कई बार कुंडली मिलती नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ, विचारों का मिलना ज़्यादा ज़रूरी है या कुंडली का मिलना? देखिए, कुंडली भी हम इसीलिए मिलाते हैं कि हम देख सकें कि विचार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कुंडली में हम चंद्र कुंडली मिलाते हैं, हम नाड़ी मिलाते हैं, और इसके अलावा हम लगन भी मिलाते हैं, हम बहुत सारे प्लानिटरी पोजीशन, दशा कैसी आ रही है, कुंडली से हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि देखो लव मैरिज तो आप कर रहे हो, आपने डिसाइड तो कर लिया है, ठीक है करो, कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, लेकिन एक ना हमें गाइडेंस मिल जाती है, एक आइडिया मिल जाता है कि आगे आने वाला समय इस इंसान के साथ हमारा कैसा बीतेगा। बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का कि अगर मैंने लव मैरिज कर ली, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया, आप खुशी खुशी कीजिए, आप मत मिलवाइए कुंडली। लेकिन अगर मैं आपको एक गाइडेंस दे दूं कि देखो आप शादी कर लो, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन शुरू के पहले 1.5 साल आपको दिक्कत आएगी, तो एक चीज़ ना आपके माइंड में सेट हो गई कि हाँ ये 1 साल हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो, तो मुझे बहुत पेशेंस के साथ रहना है, क्योंकि शादी का पहला 1-1.5 साल ही होता है मेकिंग और ब्रेकिंग पीरियड। आपने लव मैरिज तो जोश में कर ली, लेकिन नहीं बनी बिकॉज ऑफ सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, और आपने जी डिवोर्स के लिए या सेपरेशन के लिए सोच लिया। लेकिन मैं ज्योतिष हूँ, मैंने बोला नहीं, अगले साल के मई तक की दिक्कत है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इतना पेशेंस तो आप रखोगे ना, तो ये एक गाइडेंस होती है। इसीलिए हम कुंडली मिलान में इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ देखो लव मैरिज में वैसे भी गुण मिलान की इतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपके विचारधाराएं मिल रहे हैं तभी आपने एक दूसरे को पसंद किया है। और आजकल रिलेशनशिप में आप 3 से 4 साल के बाद ही मैरिज के बारे में डिसाइड करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी कंपैटिबिलिटी ऑलरेडी है, इसीलिए आप इतने साल चल गए, तो आगे भी अच्छे ही चलेंगे। तो सिर्फ एक मार्गदर्शन के लिए आप ये कह रही हैं कि उस स्थिति में भी कुंडली मिला लेनी चाहिए। अच्छा रहता है, एक गाइडेंस मिल जाती है। लेकिन हाँ अगर कोई डरता है ज़्यादा ही कि नहीं ये नेगेटिव ना आ जाए, वो नेगेटिव ना आ जाए, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़रूरत नहीं है, आपका वैसे ही अच्छा चल रहा है, अच्छा चलने दीजिए। एक चीज़ जो मैं और पूछना चाहती हूँ पूजा जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर तो नौकरी रहे हैं, परेशान है, ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है, वो कैसे दूर हो, ये रेमेडी भी। और दूसरी बात ये, क्या टैरो के थ्रू ये पता चल सकता है कि उन्हें बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, टैरो के थ्रू भी पता चलता है, प्लस आपके एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी पता चलता है कि बिज़नेस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। टैरो तो आपको डेफिनेटली बता ही देगा कि ये पर्टिकुलर बिज़नेस आपके लिए रिस्की है या आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा है, ग्रोथ देगा या नहीं देगा, ये पता चल जाता है। अब जैसे अगर हम थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का भी एलिमेंट यहाँ पे डालें, तो जितने भी लोग होते हैं, जैसे नंबर 1 होते हैं जो किसी भी मंथ के 1, 10 या फिर आप 28 को पैदा हुए हैं, जिनका टोटल नंबर 1 आता है, तो ये ऐसे लोग सूर्य से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग ना सन की एनर्जी वाले होते हैं, एंड दे आर वेरी गुड इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट रिलेटेड रोल्स, ठीक है, सरकारी नौकरी या फिर कोई ऐसा आप बोल सकते हैं पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे जाते हैं, सूर्य जिनका अच्छा होता है। और अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमें मरकरी का नंबर देखना होता है, नंबर 5, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5 आता है, उनका बुध बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बिज़नेस में बहुत अच्छे जाते हैं, ऐसे लोग कम्युनिकेशन और मीडिया के फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं। जो भी ऐसा काम जिसमें कम्युनिकेशन, आपका बोलना इम्पॉर्टेंट है, वो इस तरीके से इस फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी काफ़ी कुछ जान सकते हैं कि आपके लिए किस टाइप का काम आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी, और जितनी डेट ऑफ बर्थ आपने बताई है, मुझे लगता है उन लोगों ने तो यहाँ पर अब नोट डाउन कर ही लिया होगा। इसके अलावा एक गुरु मंत्र होता है ना, गुरु दे देता है और कहता है बच्चा बस जब भी कभी मुसीबत में पड़ना तो ये जपना शुरू कर देना और जितनी भी परेशानी है वो सब कुछ दूर हो जाएगा। तो ऐसा कोई गुरु मंत्र अगर पूजा जी से मिल जाए हमारे व्यूवर्स को कि जब परेशानी में वो बस जपना शुरू कर दें। देखिए एक स्विच वर्ड है
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम करते हैं स्विच वर्ड्स। उसमें अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप बस ये चैंटिंग कीजिए, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, विद द इंटेंशन कि डिवाइन का मैजिक शुरू हो जाए और सब चीज़ें हमारी फेवर में हो जाए। मैं रिपीट करूँगी, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। आप इसको चैंटिंग कीजिए विद पॉजिटिव इंटेंशन और आप देखिए जो भी पोजीशन है, जो भी सिचुएशन है, पॉजिटिव होती चली जाएगी। तो ऐसे ही छोटी छोटी रेमेडी वो पूजा जी के ज़रिए आपको मिलती चली जा रही है। जो आज का यूथ है वो बहुत, मुझे लगता है, सफलता तो चाहता है, बहुत जल्दी चाहता है। क्या हमारी ज्योतिष में हमें सब्र का फल मीठा होता है? ज्योतिष वो समझाता है या सिखाता है? या अगर मैं कहूँ कि नहीं, मुझे तो बस 24 चल रहा है, बस इसमें ही सब कुछ चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं होता। वो कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो वक्त से पहले तो आपको नहीं मिलेगा। आपको अपना वो कर्म, वो टाइम पीरियड, वो ग्रह नक्षत्र फेवरेबल होंगे तभी आपको चीज़ मिलेगी। जब आपकी शादी का योग बनेगा तभी शादी होगी, जब नौकरी का योग बनेगा तभी नौकरी होगी। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, काम नहीं बन रहे हैं, उसके उपाय होते हैं। जैसे एक छोटा सा मंत्र दूंगी, ओम नमः सर्वार्थ साधनी स्वाहा। ये मंत्र जो होता है, ये किसी भी सिचुएशन में सर्व कार्य सिद्धि मंत्र होता है कि कहीं अड़चने आ रही हैं, काम अटक रहे हैं, ओम नमः सर्वार्थ साधनी स्वाहा। इस मंत्र को आप 108 बार यदि डेली चैंटिंग करते हैं तो आपकी लाइफ में अड़चने दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और बहुत मुश्किल है भी नहीं, 108 बार इसका 3 से 4 मिनट लगते हैं। आई थिंक अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए 3 से 4 मिनट तो आप डेली दे सकते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, जादू टोना होता है? जी बिल्कुल होता है। जिस तरह से वाइट मैजिक होता है उस तरह से ब्लैक मैजिक भी होता है। वाइट मैजिक भी कुछ होता है? वाइट मैजिक इज, दिस इज ऑल पॉजिटिव, जो हम मंत्रों के द्वारा करते हैं ये वाइट मैजिक में आता है। वाइट मैजिक इन द सेंस कि हम किसी का नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, मंत्रों द्वारा और पॉजिटिव इंटेंशंस द्वारा, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस द्वारा हम जो है अपने काम कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक मैजिक होता है तंत्र मंत्र के द्वारा, तंत्रों के द्वारा किसी की बलि दे दी, किसी को कहीं गाड़ दिया, किसी को कहीं कुछ जला दिया, किसी का कुछ कर दिया, वो होता है ब्लैक मैजिक और वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। और उसकी काट कैसे फिर होती है? देखिए हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, काट भी होता है। बहुत जगह हम लोग मंत्रों द्वारा इसका काट करते हैं, कई जगह हम यंत्र भी लगाते हैं, पूजा पाठ भी करवाना पड़ता है क्योंकि कई बार नेगेटिव एनर्जी बहुत हाई होती है। जैसे अगर आजकल देखिए घोर कलयुग है, कोई किसी की तरक्की से खुश नहीं है, कोई चाहता है, भाई भाई से ही खुश नहीं है, वो चाहता है कि ये तरक्की ना करे, बिजनेस को बांध दिया उसके, कुछ ऐसा टोटका करवा दिया कि उसका बिजनेस ना फले, उसकी लाइफ में ग्रोथ ना हो। तो इन चीज़ों का काट होता है, डेफिनेटली होता है। हम लोग खुद बहुत सारी जगहों पे हमने ऐसे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो मंत्र, यंत्र और पूजा पाठ के द्वारा इसका सॉल्यूशन हो जाता है। और वशीकरण वो क्या चीज़ है? वशीकरण तो देखिए आजकल जो यूथ है वो इस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वशीकरण इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव वे जहाँ पे सामने वाले की इच्छा के बिना आप उसे वश में करना चाहते हो। अगर आपको कोई बहुत पसंद है पर वो बंदा आपके साथ रहने में एग्री नहीं है, आप वशीकरण करवा देते हो कि ये मेरे वश में आ जाए और मेरे हिसाब से चले। तो ये भी इट्स अ काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक। ये चीज़ें, क्योंकि क्या होता है ना, हम अखबार में पढ़ते हैं वशीकरण के लिए संपर्क करें, एक नंबर उसमें दिया हुआ होता है। आप क्या सलाह देती हैं इसके लिए? मैं तो इस चीज़ की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि वशीकरण में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो। आप किसी इंसान को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने वश में करके क्या करोगे? प्यार है तो कहते हैं ना, इफ़ यू लव समवन लेट दैट पर्सन गो। तो जाने दीजिए ना। प्यार वश में करना नहीं होता है। प्यार होता है कि अगर आप किसी को सच में अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा सोचिए ना, उसकी खुशी देखिए, अपने पास करके वो सबकॉन्शियसली आपके साथ है, अननोइंगली आपके साथ है क्योंकि आपने उसे वश में कर रखा है। दिल से तो आपके साथ नहीं है ना, उसका शरीर आपके साथ है, आत्मा से तो वो आपके साथ नहीं है ना, फिर क्यों करवाना है वशीकरण? तो वशीकरण नहीं कराना है, ब्लैक मैजिक में ट्रस्ट नहीं करना है, वाइट मैजिक जैसा अभी पूजा ने बताया वैसा हम करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, जो व्यूवर हमारे अभी देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, या मैं खुद अगर मेरा भविष्य थोड़ा बहुत जानना चाहूँ, क्योंकि सबकी कुंडली अलग है, सबके नंबर अलग हैं, सबकी राशि अलग है, अगर कोई अपना भविष्य अच्छा बुरा थोड़ा बहुत जानना चाहे तो कैसे जान सकता है? तो देखिए घर बैठे आप अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं, इसके लिए तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ देखिए,
उसका कंपैरेटिव एनालिसिस की, जैसे 2024 चल रहा है, शनि का साल चल रहा है, तो अच्छे कर्म कीजिए। जैसे कि अगर आपका टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है तो ये सूर्य से प्रभावित है। तो सूर्य वालों का जो टाइम पीरियड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य से इन्फ्लुएंस जितने भी लोग होते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स उनमें बहुत अच्छे होते हैं और वो लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले होते हैं। तो अगर आपका जहाँ पे आप हैं, जिस भी एरिया में हैं, जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, आपका सब मैनेजमेंट, आपका सब कुछ कंट्रोल में है, तो डेफिनेटली आपका जो है आगे आने वाला टाइम भी अच्छा दिखेगा और पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि जब भी आपके, देखिए, आपका बुरा वक्त आने वाला होता है, आपका अच्छा वक्त आने वाला होता है ना, तो आपको यूनिवर्स भी सिग्नल्स देती है। अब यूनिवर्स कैसे सिग्नल्स देती है ये मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपका अच्छा वक्त आने वाला होता है, यूनिवर्स आपको कैसे सिग्नल देती है कि कई बार हमें रास्ते में कॉइन्स पड़े हुए मिलते हैं, कई बार हमें फेदर्स दिखते हैं जगह जगह, कई बार ऐसा होता है कि आपके घर के बाहर गाय आके रंभाने लगती है, खाना मांगने लगती है, आपके घर में काली चींटियों का आना, अंदर की तरफ आना और ऊंचाई की तरफ चलना, ये भी एक संकेत है बाय द यूनिवर्स, बाय द नेचर, कि आपकी लाइफ में अच्छा समय आने वाला है। तो यूनिवर्स हमें हर तरीके से संकेत देती है और साथ ही हमारे घर की एनर्जीज, हमारी खुद की वाइब्रेशंस पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपका अच्छा समय नहीं चल रहा है, आपको अंदर से ही ये चीज़ फील हो जाएगी। आपके घर में लोग बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे, जॉब में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होएगी, फाइनेंशियल इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको खुद ही घर में नेगेटिव नेगेटिव सा फील होना शुरू हो जाएगा, सबका मूड खराब, सबकी हेल्थ खराब। तो ये कुछ इंडिकेशंस आपको मिलते हैं। और अगर आपको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी हो रही है, तब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसे में आपको किसी प्रोफेशनल से कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए। आपने बताया कि फेदर दिखने शुरू हो जाए या रास्ते में पैसा पड़ा दिखाई दे, तो हमें तो हमेशा से यही बताया गया कि सोना भी दिखाई दे तो उसको उठाना नहीं चाहिए। तो पैसा अगर सड़क पर पड़ा मिले तो वो अच्छा संकेत है, ये तो आपने अच्छा बता दिया। संकेत है। उठाना है या नहीं नहीं, उठाना है? उठाना नहीं हाँ। वो एक संकेत है कि आपका आगे फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है। साथ में आपको एंजल्स नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। एंजल नंबर जैसे 111, 222, 333, ये एंजल नंबर्स भी आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेशन देते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ नया और पॉजिटिव स्टार्ट होने वाला है। लेकिन वो पैसा उठाना नहीं है। तो नहीं सड़क से जितने लोग गुजर रहे हैं फिर तो उनका सबका समय अच्छा आने वाला है, क्योंकि वो वहां पे जिसकी पड़ा हुआ। नज़र पड़ गई, अच्छा। जिसको दिख गया, हाँ। तो वो तो एक संकेत है ना। हर एक को वो संकेत नहीं दिखेगा ना। अच्छा, जिसको दिखा उसका तो अच्छा, जिसका गिरा फिर उसका क्या? उसका उसका लॉस ही है हाँ। उसका तो लॉस ही है, क्योंकि उसकी जेब से पैसा गिरा है। अच्छा, कई बार सोना चांदी भी खो जाता है, कहते हैं सोने का खोना शुभ शुभ नहीं नहीं होता। माना जाता। हाँ, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कहा जाता है सोने को हम जुपिटर ग्रह के साथ कनेक्ट करते हैं, सूर्य के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कहा जाता है कि अगर गुम हो गया है तो कहीं ना कहीं प्लैनेट आपको पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, इस वजह से आपका नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सोने का गुमना शुभ नहीं माना जाता है। और ध्यान रखना चाहिए अपने गोल्ड का, क्योंकि एक इंडिकेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर चीज़ का इंडिकेशन यूनिवर्स हमें देती है। ये एक इंडिकेशन देती है कि अगर आपका सोना गुम रहा है तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। अच्छा, शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाना, फिर शनि भगवान के चक्कर लेना, फेरी लेना, परिक्रमा करना, ये क्या हर शख्स को करने से लाभ मिलेगा, या जिन्हें सिर्फ उपाय बताया गया हो, या जिनका शनि अच्छा नहीं चल रहा हो, अगर जिनका मजबूत है शनि और वो भी इसे करें तो क्या होता है? देखिए, पूजा पाठ करने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता है। जिनका मजबूत शनि ग्रह है वो भी ये कर सकते हैं। जिनकी शनि का संकट चल रहा है, 7.5 चल रही है, काम अटक रहे हैं, उन्हें तो करना ही करना है। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मंत्रों के प्रभाव से कभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है। पूजा पाठ से कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आप बोल रहे हो कि मुझे शनिदेव की पूजा कर रही हूँ, मैं मंगल देव की नहीं कर रही हूँ, मुझे मंगल की करनी चाहिए, शनि की करना चाहिए। सब भगवानों को मानो, सब भगवानों को इक्वल रिस्पेक्ट दो, सबकी पूजा अर्चना करो। ऐसा नहीं है कि मेरा शनि अच्छा है तो मैं शनिदेव की पूजा नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, फिर एक चीज़ और बताइए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हथेली हाथ की रेखाएं देखकर अगर भविष्य पता चलता है, तो उन लोगों का क्या जिनके हाथ ही नहीं है ना? ऐसे तो कविता और शायरी भी लिखी हुई है, तो ये इसका भेद क्या है आखिर? देखिए, ऐसा नहीं है कि जिनके हाथ नहीं है उनकी किस्मत नहीं होती, उनके अपने कर्म होते हैं और कार्मिक पैटर्न के हिसाब से ही लाइफ चलती है। किसी किसी दिन, तारीख, किसी समय पे तो वो पैदा हुए होंगे ना, उनका भी एक प्लानिटरी चार्ट होगा, एक हॉरोस्कोप होगा, उसके हिसाब से उनकी दशाएं चलती हैं। किस्मत तो सबकी होती है, अच्छी या बुरी। ऐसा नहीं है कि जिनके हाथ नहीं उनकी किस्मत नहीं होती है। और जो नहीं मानते हैं उनके लिए क्या, जो ज्योतिष नहीं मानते, जी, बिल्कुल। मतलब क्या उनके जीवन में ज्योतिष का कोई अगर स्थान नहीं है तो उस हिसाब से चीज़ें भी घटित नहीं हो रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि उस हिसाब से चीज़ें नहीं घटित हो रही। चीज़ें
ज्योतिष के हिसाब से, अपनी दशा के हिसाब से ही घटित हो रही हैं। मानना ना मानना उनके ऊपर है। देखिए, आधी दुनिया भगवान पर भी बिलीव नहीं करती है, नास्तिक भी है इस दुनिया में, पर एक एनर्जी तो है ना जो पूरे संसार को चला रही है। तो जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते हैं वो अपना कर्म अच्छा करते रहें, पॉजिटिव सोचते रहें, उनके साथ सब अच्छा होगा। मेरा ये सवाल इसलिए था, मतलब मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर जो होना है वही होना है, जो प्रभु ने लिख दिया उसी हिसाब से फल है, मैं ज्योतिष मानूं या ना मानूं, जो होना है अगर वही होगा, तो फिर ज्योतिषी का, रत्न का, मंत्र का, इनका क्या स्थान है? अगर मेरी मौत निश्चित है तो उसी तारीख को होगी, अगर घाटा निश्चित है तो फिर रत्न पहनने से क्या होगा? ये सवाल इसलिए था। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मैं आपको, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप बोल रहे हो जो होना है वो होना है। अगर मेरी कुंडली में एक्सीडेंट लिखा है तो वो तो होना ही है, लेकिन अगर आपने एक ज्योतिषी से कंसल्ट किया और ज्योतिषी ने आपको इंडिकेशन दिया कि आपका दुर्घटना का योग बना हुआ है, वाहन ध्यान से चलाइए, ठीक है, आप क्या करेंगे? आप थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होके चलाएंगे, आप ऐसी जगह पे ना जाएंगे जहाँ पे प्रॉब्लम हो, या अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं तो आप थोड़ा स्लो ड्राइविंग करेंगे, केयरफुल ड्राइविंग करेंगे। ज्योतिष जो है आपको एक गाइडेंस दे सकता है, आपकी ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं को चेंज नहीं कर सकता, उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकता है। एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन हो सकता है माइनर एक्सीडेंट हो, आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, है ना। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। ज्योतिषी जो होता है वो भाग्य वक्ता होता है, भाग्य विधाता नहीं होता है। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, हम आपको बस पढ़ के बता सकते हैं आपकी कुंडली में क्या है। नुकसान होना है तो हम आपको पहले इंडिकेशन देंगे कि 6 महीने बाद नुकसान के योग बने हुए हैं। तो अगर आपको लग रहा है 6 महीने बाद आपको फाइनेंशियल इशू आने वाले हैं, तो इन 6 महीनों में आप कुछ तो सेविंग करोगे फॉर द रेनी पीरियड। सट्टा नहीं खेलेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अपने रोक लेंगे कि ठीक है 6 महीने के बाद कुछ समय मेरा शायद फाइनेंशियल इश्यूज आए तो मैं कुछ सेविंग साइड पे कर लूँ। तो गाइडेंस की तरह लीजिए, अंधविश्वास तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि ज्योतिष को आप अंधविश्वास की तरह लीजिए। टेक इट एज अ गाइडिंग टूल फॉर यू। बहुत शानदार चीज आपने पूजा जी बताई कि जो ज्योतिषी होता है वो भविष्य वक्ता होता है, भविष्य बदलने वाला नहीं होता है। बहुत शुक्रिया पूजा जी हमारे साथ पॉडकास्ट में आने के लिए और ज्ञान चक्षु हमारे खोलने के लिए। जी, मैं मोस्ट वेलकम।